जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैं थोड़ा गुरुजी पे। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का इससे पहले एक वीडियो आप लोग को हम बना के दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन में आप लोग को वीडियो का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण से पढ़ेंगे। इससे पहले का जितना चीज था वो सारा चीज आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पीछे वाले क्लास में आप लोग को पीडीएफ लगाते चले थे और एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे हम समझाते गए, वैसे ही इसमें भी आपको पीडीएफ का अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ भी, या वीडियो को रोक के और सभी जितना चीज आपको हम पढ़ाने वाले हैं सभी चीज को बारीकी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। और आज ही आपको आज जैसे पढ़ाए तो ये वीडियो देखने के बाद अभी ही आप लोग को याद भी कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे कहा गया है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। बस इतना याद रखना है, इससे ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। यहां से स्टार्ट होता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण आपको दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तब आता है पॉइंट जो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे संबंधित अभी हम लोग आगे चैप्टर में बहुत सारी चीज जानने वाले हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो गोलीय कांच के एक टुकड़े को भीतरी तरफ से रजित करने से, गोलीय कांच के एक टुकड़े को भीतरी तरफ से रजित कर देंगे। रजित करने का मतलब रांग देंगे, तो उससे ही वो कौन दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। जैसे देखिए ये गोला था, इसको ही हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही बांटेंगे यहाँ पे तो ये देखिए इसके अंदर के भाग को हम रांग देंगे, ठीक है। इस टुकड़े को हम अंदर से अगर रांग देते हैं यानी कि रचित कर देते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी अंदर से रांग दिए तो उसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, और बाहर से रचित कर देंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। बस इतना आसान है, आपको बस समझना है। समझ के और एक बार आप परिभाषा को पढ़ लीजिए, आप आसानी से याद हो जाएगा। जैसे परिभाषा में आप लोग को लिखा होगा, आप लोग को साइड में स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। गोलीय कांच के एक टुकड़े को भीतरी तरफ से रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। वहीं पे अवतल दर्पण का परिभाषा में गोलीय कांच के एक टुकड़े को बाहरी तरफ से यानी बाहर तरफ से रजित करेंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यानी अंदर से रजित किए तो उत्तल दर्पण और बाहर से रजित किए तो अवतल दर्पण, ठीक है। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है और फिगर भी आपको याद हो ही गया होगा। अब हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट जो है जो महत्वपूर्ण है। आगे आप लोग को जब दर्पण सूत्र सिद्ध करना है या आपको f=2 सिद्ध करना है तो इस सभी जगह पे आपको इस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। या कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो वक्ता त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, इस सभी चीज के बारे में हम लोग अब पहले जान लेते हैं जो ये होता क्या है और इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जैसे कि नोट्स में देखने के लिए मिल रहा होगा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। एक हम गोलीय दर्पण लेते हैं, एक सबसे पहले क्या करते हैं? गोलीय दर्पण लेते हैं, ठीक है। और इसको यानी कि बीच से गुजारते हैं, एक रेखा खींचते हैं। हम लोग जानते हैं अंदर से रजित करेंगे तो ये कौन दर्पण बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण बनेगा। तो एक ये दर्पण बना लेते हैं और इसको अगर बाहर से रजित कर दे तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। ये अभी आप लोग को हम समझाए हैं जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, एक एक पॉइंट करके आपको हम समझाते चलते हैं। ध्रुव्य। ध्रुव्य किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव्य कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा दोनों साइड, तो ये दोनों साइड ये बिंदु को हम लोग ध्रुव्य कहते हैं और इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी P हम लोग लिखते हैं, ध्रुव्य को हम लोग P से सूचित करते हैं। बस इतना चीज, ये आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है ये पॉइंट, सिर्फ आपको समझ के रखना है काहे कि आगे का जो पॉइंट होगा उसमें इसका क्या होगा? जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा इस तरह से हम लोग लिखेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस दर्पण का जो केंद्र होता है, केंद्र हम लोग वेट चैप्टर में पढ़े हुए हैं, जो जहां पर हम रख के प्रकार को घुमाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ? केंद्र हुआ। और इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्ता केंद्र।
आप लोग को आसानी से याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसे शॉर्टकट में इसे यानी कि सूचित किया जाता है सी के द्वारा। इसको क्या किया जाता है? सूचित किया। तो वक्ता केंद्र का भी आपको सी लिखा हुआ है फिजिक्स में, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा वक्ता केंद्र है, पी है तो ध्रुव्य है। आगे हम लोग बढ़ते हैं वक्ता त्रिज्या की ओर। गोलीय दर्पण के जिस गोले के भाग गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो होगा ये विड्थ हुआ, तो ये पूरा क्या होगा? व्यास होगा, और इसके आधा टुकड़ा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, तो इसी को इसमें हम लोग वक्ता त्रिज्या इसको कहेंगे। ठीक है, वक्ता त्रिज्या। और इसे बड़ा आर के द्वारा हमेशा छोटा आर से त्रिज्या को, बड़ा आर से वक्ता त्रिज्या को सूचित किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि कहा गया गोलीय दर्पण के केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा होता है इसे ही हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोकस। तो फोकस दो हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए अलग हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए अलग हो जाएगा। यहाँ पे साइड में आपको नोट्स में जो कि सारा चीज दिखाते चलेगा, जो कि अवतल दर्पण के लिए फोकस को हम लोग परिभाषित करेंगे। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य फोकस पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसे फोकस कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और फोकस को हमेशा बड़ा एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, फोकस को हमेशा हम लोग बड़का एफ से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चित्र भी बनाया गया है, इसमें जो कि दिखाया गया, दर्शाया गया आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पे। उसका उत्तर दर्पण के लिए फोकस आप लोग देख सकते हैं, जो कि उत्तर दर्पण एक फिगर बना हुआ है, आप लोग को नोट्स में देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया किसी उत्तर दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इसे भी बड़ा एफ के द्वारा ही सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग को ये एक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में संबंध स्थापित करें या संबंध को सत्यापित करने के लिए आप लोग को बताया कहेगा लिखने के लिए। और इसको आप कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में, कभी 6 नंबर में, यानी कि कब आपके एग्जाम में ये लेकिन फिक्स है, जो एक ना एक प्रश्न कभी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे देगा एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? या कभी आपको दे देगा किसी दर्पण का फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है तो वक्ता त्रिज्या क्या होगा? तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे आते रहते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर इसका बनाएंगे। गोलीय दर्पण यानी कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो सिद्ध करें ये अवतल दर्पण पे हम सिद्ध करें। उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं, लेकिन अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं इसको बाहर तरफ से यानी कि रजित करेंगे। इसको बाहरी तरफ से क्या कर देंगे? रजित करेंगे, यानी कि रंग देंगे। उसके बाद इसमें यानी कि सारा पॉइंट हम ले लेंगे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसे कहते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं पी होता है, पी का मतलब ध्रुव्य होता है, आप लोग को पढ़ाए हैं। एफ हो गया, एफ का मतलब क्या होता है? फोकस होता है। सी का मतलब वक्ता केंद्र होता है। ये सारी चीज अभी आप लोग को हम बताए हुए। तो इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ से प्रकाश हम गुजारेंगे। ठीक है, एक सरल रेखा प्रकाश यहाँ से आएगा, इसका नाम कुछ रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, जहां पे ये दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद ये फोकस से होके गुजरेगा। कहां से? फोकस से होते हुए ये वापस जाएगा, और इसके बीच जो है एक अभिलंब बनेगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम आप लोग को पीछे वाले वीडियो में ही आप लोग को हम बताए थे। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये फिगर देखने से पता चलता होगा, जो उसमें भी दो, एक आपतित किरण होता था, एक परावर्तित किरण होता था, और एक आपका अभिलंब बीच में होता था। तो ये यानी कि यहाँ पे एक बीच में हम क्या किया, अभिलंब खींच लिए और इसका सभी का नाम रख दिया। अब इस पॉइंट में आप लोग को करना क्या है, सभी चीज हम जो काम इसमें किए हैं, जैसे आप लोग को साइड में नोट्स लगाते चलेंगे, यहाँ पे हम बोल देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलेगा। आपको साइड में स्क्रीन पे सारी चीज देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे हम सबसे लिखेंगे। पहले माना ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है, यानी कि आने वाला एक किरण है, दर्पण पे एक आने वाला किरण है।
उसके बाद लिखेंगे आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ये जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होते हुए जाएगी, यानी फोकस से टकरा के वापस जाएगी। दर्पण का ध्रुव्य तथा वक्ता केंद्र है, दर्पण का ध्रुव्य यहाँ पे P लिखना था, दर्पण का ध्रुव्य P है, वक्ता केंद्र C है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नीचे, चूंकि CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है, ये C से B की जो है ये बिंदु B पर जो है अभिलंब खींचा गया है, इतना चीज लिखना है। आगे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, या परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं कोण I बराबर कोण R से। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC, ये एक कोण हो गया, कोण ABC बराबर है कोण CBF, यानी कोण I बराबर है कोण R का, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो नीचे लिखेंगे ABC बराबर होगा BCF को, B को हम पहले लिख लिए BCF का, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए एकांतर अंतःकोण से, ये एकांतर अंतःकोण से एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। आगे हम लिखेंगे इसलिए CBF जो होगा ये हमारा BCF की यानी कि बराबर होगा। इसमें कुछ नहीं किया है, एक में क्या किए हैं B लिए है लंब, एक में C लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे, लिखेंगे त्रिभुज BCF में, त्रिभुज ये एक देखिए त्रिभुज का रचना बना BCF, एक त्रिभुज बना, इसको सोच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे लिखेंगे B से F की दूरी बराबर है CF की दूरी के बराबर होगा, जितना BF का दूरी होगा उतना ही CF का भी दूरी होगा। त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, लिखेंगे B जो है P के बहुत ही निकट हो तो BF को हम लोग PF के संगत भुजा से, यानी कि अगर B जो है ये B जो होगा ये P के बहुत अगर निकट हो, यानी कि अगर नजदीक हो, तो इसको हम लोग BF के यानी कि सम्मुख ले लेते हैं, संगत ले लेते हैं, PF के बराबर इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा है ना, लेकिन हम मान लेते हैं। तब लिखेंगे BF बट्टा PF बराबर CF आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम BF जो लिखे ये इसके लंब ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम काल्पनिक रूप से इसको ये ऐसे करके हम इसको मान लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको BF को हम लोग लिखेंगे PF बराबर 1/2 PC, तो F को यहाँ पे रहने देंगे और PC तो ये इस साइड आएगा, तो PC को हम लोग P से C की दूरी है, यहाँ पे P से C की दूरी, और यहाँ पे इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लोग R वक्ता त्रिज्या कर सकते हैं। वक्ता यानी कि वक्ता केंद्र से ध्रुव्य के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, और ये P से F की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ पे ये छोटा हुआ है इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग वक्ता त्रिज्या R से सूचित करते हैं। तो PF की दूरी को हम छोटा f ले लेंगे बराबर 1/2 को हम लोग बड़ा R ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा F बराबर R/2 हमारा यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R/2 आया, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड लाएंगे तो 2F बराबर R, यानी कि कभी आपको 2F R बराबर पूछेगा तो 2F पे बैठा देना है, या R बराबर से R बराबर 2F, तो ये दो सूत्र हमको बन जाता है यहाँ से F बराबर R/2 और R बराबर 2F। तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या पूछा है, कहा है, तो ये हमारा R दिया हुआ है, वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी F क्या होगी, ये 24 दिया हुआ है, तो हमको फोकस पूछेगा, तो फोकस दूरी बराबर हम यहाँ पे सूत्र बैठा देंगे, F बराबर क्या होता है R/2, तो R हमको दिया हुआ है 24, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 12 हमारा आंसर निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। कभी आपको दे देगा किसी दर्पण की फोकस दूरी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ किसी दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्ता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्ता त्रिज्या निकालने के लिए इसी का उल्टा हो जाएगा R बराबर 2F, यानी कि 2 गुने 24 से गुना कर देंगे तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्ता त्रिज्या। बस ऐसे करके ही आपको एग्जाम में अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है। इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव आपको प्रत्येक साल इस टाइप का एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी विभिन्न दूरियों पर वस्तु का प्रतिबिंब रखा जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे।
तो एक नंबर जैसे कि है कहा गया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो फिगर एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक ही फिगर में आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए एक अवतल दर्पण हम यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को कापी में फिगर बना हुआ है, वैसे ही हम यहाँ पे आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। एक वस्तु यानी कि अनंत पे कहा है, वस्तु कहाँ हो, अनंत पे, यानी हमको पता नहीं है वो सूर्य पे, तारा पे, कहीं पर भी हो सकता है, वो वस्तु क्या है, अनंत पे है, तो उसका कहा गया है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये दर्पण से टकराएगा और इस साइड वापस आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश आया, टकरा के वापस लौट गए। तो ये जो लौटने की क्रिया हुआ, ये जहां पे काटेगा यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हम लोग ए डैश बी डैश कहेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं फोकस होता है और वक्ता केंद्र होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग को फिगर में देखने के लिए मिल रहा होगा। इससे मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपको, अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप लोग को वहां पे लिखना होगा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये प्रतिबिंब जो बन रहा है ये फोकस यहीं पे है, वो तो फोकस पे बनेगा। एफ हम इधर लिख दिए हैं, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, साइड में लिख देते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। काहे कि सोचिए प्रतिबिंब कहीं अनंत पे है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वस्तु बहुत दूरी में, जैसे सूर्य ही मान के चलिए बहुत ज्यादा दूरी पे है, देखने पे क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कितना छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन देखने के लिए प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब जो ये बनेगा ये वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। क्या क्या कंडीशन हुआ, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस के अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन रहेगा वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दोनों बनेगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। हम लोग अभी ये पढ़े हैं, कभी आपसे पूछ लेगा उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, दोनों बनेगा, ये इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे हम आसानी से कह सकते हैं जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो इसी तरह से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको इस टाइप से आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट आता है, जब वस्तु अनंत पर तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर हो, यहीं पे हम इसी फिगर में बनाते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई वस्तु है, वस्तु कहने का मतलब है कोई व्यक्ति, मान के चलिए आपका नाम रोहन, सोहन, मोहन कुछ भी है, आपको ही यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। अब इसका ही पूछा जा रहा है, जो ये जो है कोई व्यक्ति, ऐसे करके आप समझिए, कोई व्यक्ति अनंत और वक्ता केंद्र, हम जानते हैं वक्ता केंद्र यहाँ पे जिसे हम लोग सी से लिखते हैं, वक्ता केंद्र है। और अनंत के बारे में तो हम कह नहीं सकते जो अनंत कहाँ पे खत्म होता है, तो अनंत पे है और वक्ता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखा गया। तो कहा गया इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये दर्पण पे आएगा, सबसे पहले टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा, फोकस के बीच से बनते हुए जाएगा, फिर यहाँ से एक प्रकाश को हम गुजारेंगे और ये इस रेखा में आएगा और ये यहाँ से टकरा के फिर क्या होगा, वापस जाएगा। ठीक है, तो ये जो वापस यानी कि ये वापस जाने की, तो ये जो यहाँ पे कटेगा इसी बिंदु के बारे में हम लोग को पूछा जाएगा। यहाँ पे हम जानते हैं सी होता है बी, सभी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम नाम नहीं लिखे हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट पॉइंट बताते हैं। प्रतिबिंब वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये वक्ता केंद्र और फोकस इस साइड में होगा, इसके बीच में ही बनेगा। ये प्रतिबिंब थोड़ा आगे पीछे हम लिखे हैं। दूसरा पॉइंट है, आपके बुक में सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे हम उसमें से छांट के एक एक चीज आपको हम समझाए। दूसरा पॉइंट होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब जो होगा इसका ये वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, मान के चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ये बौवा जो था इसका प्रतिबिंब, तो ये वस्तु से छोटा होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा ना उससे ये छोटा होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको जितना चीज पढ़ाते हैं यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास में, इससे बाहर आपके एग्जाम में आपको हम लिख के दे सकते हैं, एक ही प्रश्न नहीं आने वाला है। जितना आपको पढ़ा देते हैं, अगर आप उतना ही कॉपी में नोट करके अगर याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा है पॉइंट, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, वक्ता केंद्र पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उसके लिए हम लोग फिर से फिगर बना लेते हैं।
उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिगर फिर से बना लेते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, वक्ता केंद्र पर हो, तो हम फिगर नहीं बनाते हैं, आप लोग फिगर स्क्रीन पे साइड में देख सकते हैं। एक हम लोग वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, वक्ता केंद्र पर ले जाके किसी बउआ को खड़ा कर देंगे या हम खुद जाके ठाड़ हो जाएंगे और तब पूछेंगे जो बताइए मेरा जो है अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पे हम खड़ा है तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, उसी के नीचे सामने बनेगा, प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। 3 पॉइंट लिखेंगे। चलिए आगे पॉइंट चौथा नंबर है जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, फिगर आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा होगा। चलिए पांचवा पॉइंट है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पे यानी फोकस पे जाके हम खड़ा हो जाएंगे, हम खड़ा हो गए, अब बताइए मेरा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा अगर आपसे पूछेगा, तब हम लोग उस पॉइंट में लिखेंगे। यहाँ पे आपको फिगर देखने के लिए मिल रहा होगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमको पता नहीं, यानी कि अनंत पे जाके उसका प्रतिबिंब बनने वाला है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो बस 5 पॉइंट आज की क्लास में रह देते हैं। अभी आप हम लोग उत्तर दर्पण कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद आवर्धन पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, उसके बाद किस दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में जो कि आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट भी आया है, और इससे करके मेरा ये चैप्टर खत्म होगा और इसका क्वेश्चन आंसर हम पहले ही करवा चुके हैं। जितना क्वेश्चन आंसर आती लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय सभी का वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग जाके वहां पर भी देख सकते हैं और उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। या अगर उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग को हम उसी वीडियो में आप लोग को हम एक नंबर दिए हुए, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट करिएगा। पहले आप लोग को मैसेज करना है जो हमको इस क्लास का पीडीएफ इस चैप्टर का लेना है, आपको स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर आप लोग पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं अपने पास। साथ में आप लोग को अब कौन सा विषय पढ़ना है, जैसे अभी मैथ का और साइंस का क्लास चल रहा है, हिंदी व्याकरण का भी क्लास लगातार आप लोग का चल रहा है, और आप लोग का और कौन कौन सा विषय अभी पढ़ना है, सभी विषय का वैसे आप लोग को एसएसटी हो या संस्कृत हो, जितना विषय सभी विषय का क्लास लगातार चलेगा। लेकिन ये विषय को पहले थोड़ा सा आगे कर देते हैं, फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी का क्लास अभी नहीं लिया तो बायोलॉजी का भी क्लास चलने वाला है। लगातार सभी विषय का आप लोग को क्लास चलने वाला है, तो इसीलिए अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, या आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले क्लास में, कोशिश करेंगे कल आपका मैथ का चैप्टर होगा 3.2, 3.1 पढ़ा दिए हैं, 3.2 चैप्टर कल की वीडियो में आप लोग को हम करवाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।